हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए सेल के सफर में हम आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा बेटा कि जब हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये इमेजिन करके चलना है, ये मानकर चलना है कि आप एक टूरिस्ट हैं। ठीक है, आप एक टूरिस्ट हैं जो मेरे साथ, मैं आपका गाइड हूं और मेरे साथ आप जो है वो सेल के सफर में निकले हुए हैं। आप एक जो है वो टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी के थ्रू आप जो है वो दुनिया को देखने निकले हैं। और ये दुनिया है सेल के अंदर की दुनिया, कि सेल कैसी होती है, सेल के स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। ठीक है ना। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया भी देखेंगे, हम प्लास्टिड भी देखेंगे, हम लाइसोसोम भी देखेंगे, हम गोल्जी बॉडी भी देखेंगे, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखेंगे, हम सेंट्रियोल्स भी देखेंगे, हम न्यूक्लियस भी देखेंगे, हम न्यूक्लियोलस भी देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे हम। ठीक है, मतलब इस पूरे सफर में आपको यह मानकर चलना है कि आप एक टूरिस्ट हैं और आपको बताने वाला गाइड जो है मैं हूं। कभी आपने ऐसे घूमे कहीं पे जहां पे तो आपने गाइड हायर किया हो, तो वो गाइड क्या करता है, आपको बताता है कि इस जगह का ये महत्व है, यहां पे ऐसा घटा करता था। जैसे यदि आप आगरा का किला देखने जाएं तो आगरा का किला यदि आप अकेले देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ अच्छा सुंदर है और पत्थर पत्थर दिखाई पड़ेंगे आपको, लेकिन गाइड साथ में होगा तो आपको बताएगा कि इस पत्थर का यह महत्व है, यहां पे ऐसा हुआ करता था, यहां पे राजा वो करता था। याद है ना। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हमें पूरी बायोलॉजी जो है वो ऐसे ही एक सफर के समान है, एक स्टोरी के समान है। ठीक है, तो कहानी के पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कौन थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक कौन थे, माइक्रोग्राफिया क्या है। आपको पता नहीं मैंने बताया है नहीं बताया, आप नोट कर लेना। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बुक का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बुक का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, उनकी बुक का नाम था। ठीक है, उनकी बुक का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर के, ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बुक का नाम था। ठीक है, और माइक्रोग्राफिया किसकी बुक थी, ये रॉबर्ट हुक की बुक थी। ठीक है, तो हमने पिछली बार फिर रुडोल्फ वुर्को के बारे में बात किया हमने, और हमने जहां बात खत्म की थी, हमने बात खत्म की थी ओमनीसेलुला ई सेलुली पे। ठीक है, तो पिछली बार हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का स्टडी किया और उन्हें उसमें जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई पड़े जिनको उन्होंने सेल बोला, सेला बोला, और उनसे उन्होंने जो है यहां से हम बात मानते हैं कि 1665 1665 वो समय है, मतलब 17th सेंचुरी, ये वो टाइम है जहां से सेल के बारे में हमने सोचना समझना शुरू किया हमने। और हमने जानना शुरू किया यहां से कि सेल क्या होता है। फिर हमने क्या देखा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की, और पहली खोजी गई लिविंग सेल क्या था, एक बैक्टीरिया था, इसको वाइल्ड एनिमलक्यूल कहा गया था। ठीक है, अब यहां तक बात समझा हमने, और हमने यह भी देखा, हमने देखा था सेल थ्योरी के बारे में। हमने कहा था कि मैथियस जैकब सिल्डन और थियोडर डी स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया, और यह भी देखा हमने कि सेल थ्योरी क्या कहता है, वो कहता है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। कोशिका प्रत्येक जीवित जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, मतलब स्ट्रक्चर का यूनिट भी सेल है, फंक्शन का यूनिट भी सेल है, इसको सेल थ्योरी कहा था हमने। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि सिल्डन और स्वान ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बतलाया, इस बारे में उन्होंने नहीं बतलाया कि ये लिविंग सेल्स आती कहां से हैं, कि ये लिविंग सेल्स अपने आप को कैसे मेंटेन रखती, कैसे मल्टीप्लाई करती हैं, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। मतलब द सोर्स ऑफ लिविंग सेल, कहां से ये लिविंग सेल बनकर आती हैं, इस बारे में सिल्डन और स्वान चुप रहे, कुछ बता नहीं पाए। ठीक, और जो है इसके पे अब प्रश्न ये उठता है कि सिल्डन और स्वान जो है, देखिए सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसा टॉपिक था कि लिविंग सेल कैसे बनती है, कैसे बनकर आई, क्योंकि इस पे बहुत सारा रिसर्च करना बाकी था, और सबसे बड़ी बात है कंट्रोवर्सीज बड़ी सारी थी इसके साथ में। ठीक है, तब उस समय पे जो है वो ओमनीसेलुला ई सेलुली जो स्टेटमेंट दिया रुडोल्फ वुर्को ने। रुडोल्फ वुर्को ने एक कथन दिया ओमनीसेलुला ई सेलुली, और ये स्टेटमेंट जो है वो कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बेटा पूछा जाता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। सभी जीवित कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या यूनिक बोल दिया जो उसको आप इतना एम्फेसिस देके आप बता रहे हो, कि इन्होंने बड़ी भारी बात बोली, इन्होंने सेल थ्योरी का एक्सटेंशन किया, इन्होंने सेल लीनिएज के बारे में बतलाया, इन्होंने बतलाया कि सेल्स पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनती है, अपने आप केमिकल से सेल नहीं बनती है। अब देखिए यहां पर फिर लुईस पाश्चर ने जो है एक्सपेरिमेंट करके रुडोल्फ वुर्को की बात को सही सिद्ध किया कि पाश्चर ने एक्चुअली लुईस पाश्चर ने कंपटीशन में भाग लिया।
सुनिए बात के मजेदार कहानी है। हम उस दुनिया में उस समय के काल में पहुंच जाते हैं कि हम सब लोग टाइम मशीन से उस समय काल में जाते हैं। उस समय काल में जो है वो ये 19वीं सदी की बात है। तब जो है वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और वो कंपटीशन ये था कि क्या कोई साइंटिस्ट, क्या कोई वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर सकता है कि नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज नहीं बन सकती है। मतलब जब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी तब दो तरह के सिद्धांत थे बेटा। एक था ए बायोजेनेसिस, एक सिद्धांत था ए बायोजेनेसिस, ठीक है, एक सिद्धांत था ए बायोजेनेसिस, दूसरा था बायोजेनेसिस, ठीक है। ए बायोजेनेसिस वाला सिद्धांत कहता था कि नॉन लिविंग चीजों से के आजीवित पदार्थों से लाइफ बन सकती है और प्रकृति में यह क्षमता है, नेचर में यह क्षमता है कि नॉन लिविंग चीजों से अपने आप से लाइफ क्रिएट हो सकती है। यह था ए बायोजेनेसिस के। कैसे? तो उनका बोला था कि यह ईश्वरीय क्षमता है, यह गॉड की एक अपनी एक ताकत है जिसके चलते नॉन लिविंग चीजों से जो है वो लाइफ बन सकती है। सड़ते हुए जो है वो कहते थे कि कोई मान लो फूड मटेरियल, कोई फूड मटेरियल वो सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे के, तो वो कहते थे कि अक्सर होता यह है कि नॉन लिविंग चीजें जो होती है उनमें जीवन फूकने का काम, उनमें जीवन फूकने का काम था गॉड का के। और इस चीज को कई सारे जो पादरी थे, जो चर्च के में जो फादर थे, वो बोलते थे, इसको वो कहते थे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि अपने आप बनता है सब कुछ, के कोई किसी को क्रिएट नहीं कर सकता, अपने आप सब कुछ बनता है। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लोग कहते थे ए बायोजेनेसिस। जो आप में से किसी कमांडो ने पूछा भी कि सर मिलर ने जो बना के दिखाया लेबोरेटरी के जो एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड्स को, तो वो तो ए बायोजेनेसिस की तरफ इशारा करता है। मैंने कहा ना आपसे, प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में, प्राचीनतम वायुमंडल में, प्रीमिटिव अर्थ पर यह पॉसिबल था। प्रीमिटिव ओशियन में, प्राचीनतम महासागर में, प्राचीनतम एटमॉस्फेयर में, उस समय की एनर्जी में यह पॉसिबल था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपने आप बनते और चीजें क्रिएट होती। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वैसे ही बना था। और हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात किया हुआ है, ब्रीफ में, छोटे में ही पढ़ा हमने, लेकिन हमने पढ़ा है वो कि कैसे जो है वो सेल धरती पर आया। और जब तक सेल धरती पर नहीं आया हमने सेल के बारे में बात नहीं किया। सेल को पहले हम अपनी जमीन पर लेके आए कि बस पहले जमीन पे आओ, बराबरी पर आओ, फिर बात करेंगे हम। क्लियर? तो हुआ ये कि जो इस ये 19वीं सेंचुरी के मिड का और लास्ट का टाइम था, इस समय बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो अपने अपने रिसर्च दे रहे थे। तब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंपटीशन किया, उन्होंने कहा कि भैया बड़ा सा इनाम मिलेगा, कोई ये सिद्ध करके दिखाए कि नॉन लिविंग चीजों से लाइफ नहीं बन सकती है, केवल लिविंग चीजों से ही लाइफ आगे प्रोपेगेट कर सकती है। और इस कंपटीशन में भाग लिया लुईस पाश्चर ने। सच बोल रहा हूं, ट्रुथ, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इनके पहले किसी ने कोई प्रयोग नहीं किए? इनके पहले एक बड़ा प्रसिद्ध प्रयोग हुआ था फ्रांसिस्को रेड्डी के। फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो है वो एक प्रयोग किया, इन्होंने कुछ 3 तरह के फ्लास्क लिए इन्होंने के। अब देखिए फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या प्रयोग किया, उन्होंने प्रयोग किया वो ये बात देखिए, पाश्चर से तकरीबन 200 साल पहले की बात है के, 200 इयर्स बिफोर के, 1668 पुरानी बात है ना। और ये वही टाइम है जब सेल के बारे में जस्ट रॉबर्ट हुक ने कुछ बतलाया था कि सेल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इनफैक्ट लिविंग सेल भी तब तक डिस्कवर नहीं की गई थी। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में एक प्रयोग किया और बताया उन्होंने कि भाई देखो ऐसा है कि लाइफ अपने आप नहीं बन सकती है, लाइफ पहले से प्रेजेंट लाइफ से ही बनती है। और इस समय इनका स्ट्रॉन्ग जमकर विरोध हुआ, क्योंकि कारण यह है कि ईश्वर ने जो बाइबल में लिखा हुआ है, तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, देखिए मैं किसी भी धर्म ग्रंथ को यहां पे कोट केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, तो सब लिखा हुआ कि भाई गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने इस पूरी चीजों को क्रिएट किया। जैसा क्रिएट किया वैसा ही है वो, कि फर्स्ट डे ये बनाया, चाहे वो आप हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बात कर ले, ब्रह्मा ने ये बनाया, डे 1 पे ये बनाया, डे 2 पे ये बनाया, थर्ड पे ये बनाया, के चाहे आप क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग बात कर ले, मतलब सब एक बात तो मानते हैं कि गॉड ने, अल्लाह ने कुछ ऐसा है, कोई डिवाइन पावर ऐसे सब कुछ चीजों को क्रिएट किया था और वो वैसी जमीन पर आज भी प्रेजेंट है, उनमें कोई बदलाव नहीं है, ये भी मानते हैं लोग बाग। तभी डार्विन का विरोध हुआ। जब फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपनी बात कही तो कई सारे चर्च के पादरी गुस्सा हो गए कि अरे ये कौन सा वैज्ञानिक आया जो बोलता है कि जीवन अपने आप नहीं बनता है, जीवन जो है, उन्होंने कहा, रेड्डी ने बोला हम प्रयोग करके दिखाएंगे ना,
तो उन्होंने क्या किया, 3 फ्लास्क लिए पहले, और उन्होंने तीनों फ्लास्क में जो है वो एक मास्क, उन्होंने मास्क का टुकड़ा उन्होंने बॉईल किया, पहले मास्क के टुकड़े को उन्होंने बॉईल किया ताकि कोई पहले से प्रेजेंट जर्म हो खत्म हो जाए उसमें के, और उसके बाद उन्होंने उस मास्क के टुकड़े को 3 अलग अलग फ्लास्क में रखा। एक फ्लास्क को ओपन रखा, दूसरे फ्लास्क को उन्होंने कॉर्क से बंद कर दिया, और तीसरे फ्लास्क को उन्होंने एक कपड़े से, एक जो है वो पतले कपड़े से उन्होंने उसको उसके जो ओपन सिरा था उसको कवर कर दिया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद उन्होंने बतलाया फ्रांसिस्को रेड्डी ने बतलाया कि जो जार खुला था उसमें मक्खियां अंदर आई, और मक्खियां कुछ अंडे लेके आई, वहां पे मक्खियां कुछ जर्म्स लेके आई, और मक्खियों के द्वारा लाए गए जर्म के कारण पहले वाले खुले जार में कीड़े पड़ गए, इल्लियां, छोटी छोटी इल्लियां पड़ गई उसमें, तो जीवन यहां पे ऐसे बना। दूसरे वाला जार में चूंकि कॉर्क का स्टॉपर बनता है, तो कॉर्क के चलते क्या था, ना तो एयर, कॉर्क जो होता है उससे ना तो हवा आर पार निकल सकती है, ना वाटर आर पार निकल सकता है, ना मॉइस्चर आर पार निकल सकता है। तो जब कॉर्क से बंद कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा देखो अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, वो मांस का टुकड़ा वैसा का वैसा रखा है, ना सड़ा ना खराब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे वाले जार में उन्होंने कहा कि देखो कपड़े को, देखो अंदर का टुकड़ा तो वैसा का वैसा है, उसमें केवल इतना है कि कपड़े से मॉइस्चर बाहर निकल गया है, तो मांस थोड़ा सिकुड़ गया है, लेकिन कीड़े नहीं पड़े उसमें। कपड़े के ऊपर आप देखोगे तो आपको बारीक बारीक जर्म्स आपको वहां पे दिखाई पड़ेंगे, आपको एक्स दिखाई पड़ेंगे, स्पोर दिखाई पड़ेंगे। रेड्डी ने अपनी बात कही, और कई सारे जब मीटिंग चल रही थी, कई सारे वहां पे पादरी जो सपोर्टर थे इसके, ए बायोजेनेसिस के सपोर्टर थे, वो बैठे हुए थे। सबने कहा ये चीट है, ये धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है ये। रेड्डी ने कहा कैसे झूठ बोला मैंने, बताओ। बोलता अच्छा तुम हमको जो है ऐसी समझते हो, हमने भी दुनिया देखी है, बाल ऐसी सफेद नहीं किया हमने। कहने का मतलब यह है कि रेड्डी को कहा गया कि ये वाला टुकड़ा तुमने सही उबाला, इस वाले को तुमने ओवर बॉइल कर लिया, तुमने उसको ओवर बॉइल किया तुमने इसको, और तुमने बेईमानी की है, तुमने तीनों टुकड़े में कुछ फेर बदल कर दिया तुमने इसमें के, और इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब रेड्डी ने कहा भैया आप देखो ऐसा है कि भैंस के सामने क्या बीन बजानी, क्या बोलना है इसमें के, तो उन्होंने कहा ठीक है जो है सो है, अपनी बात लिखे वो, और एक दिन वो धरती से कूच कर गए, चले गए। ठीक है, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। ठीक, अब कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े भयंकर टाइप के सपोर्टर थे, किसके लिए, अब सबसे अधिक जंग छिड़ी किसके बीच में, 2 लोगों के बीच में सबसे अधिक जो है कंट्रोवर्सी हुआ। एक थे जॉन नीधम के, दूसरे थे स्प्लेंजानिट के, लेज़रो स्प्लेंजानिट। अब दोनों के बीच में जो नीधम थे वो बोलते थे कि जीवन अपने आप बनता है, और ए बायोजेनेसिस बिल्कुल सही है, कि वो कहते थे कि जितने भी साइंटिस्ट इसके खिलाफ काम कर रहे हैं ना, वो सब धर्म के विरोध में है, वो सब साइंस के विरोध में है, वे सब झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। और नीधम का सपोर्ट बड़े लोगों ने किया, ये चर्च के अंदर पादरी भी थे और बड़े साइंटिस्ट भी अपने थे, प्रयोग भी करते थे, तो इनका बड़ा दबदबा था। नीधम ने बोला तो भैया बोला, माननी पड़ेगी बात, मतलब ठीक। अब बात दूसरी है कि अब जो लेज़रो स्प्लेंजानी थे वो बोलते थे नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, कि इटालियन साइंटिस्ट के, जो इटालियन लोग होते हैं वो अपनी बात पर एकदम एडमेंट होते हैं कि उन्होंने सोच लिया मतलब सोच लिया। वो बोलते थे नहीं, दोनों का टाइम पीरियड सेम सेम था, हम नीधम की बात नहीं मानते, हम प्रयोग करके दिखाते हैं ना। प्रयोग करके दिखाया, स्प्लेंजानी का प्रयोग, इन्होंने भी वही काम किया। इन्होंने जो है वो मांस के शोरबे को, ब्रॉथ बोलते हैं, मांस का शोरबा उन्होंने गर्म किया, उबाला, फ्लास्क को इन्होंने जो है वो ओपन रख दिया, और ओपन रखा, कुछ दिनों के बाद देखा कि उसमें ग्रोथ हो गई, उसमें कीड़े पड़ने लगे। दूसरे वाले और दूसरे फ्लास्क में इन्होंने मांस का शोरबा उबाला, और इन्होंने जो है वो फ्लास्क को सील किया, और इन्होंने कहा देखो जिस फ्लास्क को सील किया उसमें ग्रोथ नहीं होती है, जब ढक्कन निकाल देंगे तो ग्रोथ होने लगती है। अब स्प्लेंजानी अपनी बात कह दी है, विवाद तो बड़ा हुआ, लेकिन बात इतनी सी थी कि कंट्रोवर्सी छिड़ गई। अब यह है एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई वैज्ञानिकों के बीच में कि कौन सही है, स्प्लेंजानी सही है या नीधम सही है। और जो लोग नीधम के सपोर्टर थे उन्होंने बोला कि स्प्लेंजानी ने बदमाशी किया, इन्होंने कुछ ना कुछ शोरबे में बदल दिया है, कुछ मिला दिया केमिकल के, देखो रात को बदल देता होगा, आज रात को लेबोरेटरी में आके ये। अब देखो शक का तो कोई इलाज नहीं है ना, स्प्लेंजानी की बात को भी जो है वो उतना तवज्जो नहीं दिया गया कि अब बारी आई लुईस पाश्चर की, और लुईस पाश्चर तो वैसे भी महान वैज्ञानिक थे। पाश्चर की एक खास बात थी, पाश्चर जो है मैंने आपको बताया था, एक स्टेटमेंट मैंने दिया था कि चांसेस फेवर्स द ट्रेंड माइंड के। पाश्चर जो है वो जबरदस्त आदमी थे। पाश्चर जो भी काम करते थे उसको वो बिल्कुल फुल ने, पाश्चर ने जो कहा उसके लिए बाकायदा प्रमाण जुटाते थे, और कम बोलते थे, पते की बात बोलते थे। जो बोला मतलब वो समझ लीजिए कि उन्होंने, पाश्चर ने कह दिया मतलब वही सही है। महान वैज्ञानिकों में से।
तो लुईस पाश्चर ने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। अब ये प्रयोग क्या था हम आगे बात करते इसमें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सारे लोगों को शक इसी बात का है, सारे लोगों को शक इसी बात का है कि रात को कोई आता होगा और शोरबा बदल देता होगा, मीट का पीस शोरबा ब्रॉथ बदल देता होगा कोई। एक काम करते हैं, चूंकि हर बार क्या हो रहा था कि दो चीजों को कि एक में हो गया एक में नहीं होगा, ये बात चल रही थी। इन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम एक फ्लास्क डिजाइन करते हैं। इन्होंने एक फ्लास्क को डिजाइन किया, उन्होंने फ्लास्क को डिजाइन किया। और फ्लास्क का जो नेक था, फ्लास्क का जो नेक था वो ऐसा था कि फ्लास्क का जो नेक था वो, ठीक है, इस तरह का नेक था फ्लास्क का। इसको हम स्वान नेक बोलते हैं इसको हम, ठीक है, मतलब हंस की गर्दन के समान, ठीक है। स्वान नेक का मतलब है हंस की, देखिए अपने हंस की गर्दन, के हंस की गर्दन कैसी होती है, ऐसी होती है। तो हंस की गर्दन के समान इनका जो है वो फ्लास्क का नेक प्रेजेंट था, ठीक है, वो लिया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने इसके अंदर जो है वो मीट एक्सट्रैक्ट को भर दिया और पूछा इन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा है, आप बताओ कब तक इसमें जीवन बनेगा अपने आप। देखो इसमें हवा भी अंदर आ रही है। किसी ने स्प्लेंजानी के प्रयोग को कहा कि स्प्लेंजानी तुमने हवा आने का रास्ता रोक दिया है, जीवन अपने आप बनता, तुमने पैक कर दिया तो जीवन कैसे बनेगा अंदर, हवा अंदर नहीं आ रही उसमें। और वही गलती फ्रांसिस्को रेड्डी ने की थी, रेड्डी ने भी हवा का रास्ता रोक दिया। अरे हवा तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, बात करते हो बड़ी, हाँ और नहीं तो लोगों ने समझाया उनको, कहा कि भैया ऐसा है। तो पाश्चर ने कहा अच्छा तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना, देखो ये तो खुला हुआ है पूरा, यानी हवा अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, जाएगी ना हवा अंदर के, ये देखो हवा अंदर गई ना हवा अंदर, कोई दिक्कत नहीं, भर दिया मीट का शोरबा। अब हम आपसे पूछते हैं पाश्चर ने कहा कितने दिन में जीवन बनेगा। तो वो जो पादरी थे या जो तमाम जो उस समय के बायोलॉजिस्ट के सपोर्टर थे, उन्होंने जो है वो अपनी दाढ़ी खुजाई और बोला 15 दिन लगेगा, 2 वीक, गॉड का टाइम है, कभी कभी 3 वीक भी लगता है। पाश्चर ने कहा ठीक है श्योर, 3 वीक का समय देते हैं हम तुमको, अटके रखते इसमें हम रखा। उन्होंने 3 वीक तक का समय दिया। उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुछ होगा भी नहीं। पाश्चर ने बोला क्यों नहीं होगा, अरे ज्यादा उबाल दिया तुमने, अंदर की हवा बाहर निकल गई, अब तो बाहर की हवा तो अंदर आ रही पर अंदर की हवा बाहर निकल गई। पाश्चर ने कहा अच्छा ऐसा है, तो एक काम करें हम बना के दिखाएं जीवन, दिखाओ। नेक को तोड़ दिया उन्होंने, तोड़ दिया, देखो ब्रेक कर दिया नेक को उन्होंने, और कहा कि देखो अब कुछ दिनों के बाद वो मांस का शोरबा सड़ने लगा, उसके अंदर बैक्टीरिया बनने लगे, वॉर्म्स बनने लगे उसके अंदर के। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हो तो अब लोगों को लगा कि यार ये तो हार गए पाश्चर से। पूछा पाश्चर से कैसे किया तुमने ये, उन्होंने कहा सिंपल सी बात है, जब हवा स्वान नेक के थ्रू गुजर रही थी तो हवा को चूंकि कई सारे जो है टर्न लेने पड़े, एयर को जो है कई सारे टर्न लेने पड़े, तो एयर के अंदर जो स्पोर प्रेजेंट थे वो नेक के अंदर रह गए, और अंदर जो हवा आई वो ऑलमोस्ट प्योर एयर थी, इसीलिए मांस का शोरबा या ब्रॉथ नहीं सड़ा। लेकिन जब हमने तोड़ दिया नेक को तो सीधे डायरेक्ट हवा अंदर आई, और डायरेक्ट हवा अंदर आने में स्पोर सीधा अंदर आ गया। तो मतलब जो जीवन अपने आप बन रहा है वो हवा में प्रेजेंट स्पोर से बन रहा है, ये ऑटोमेटिक नहीं बन रहा है, पहले से स्पोर, और स्पोर किसी जीवित से ही आए हैं। तो इन्होंने फाइनली डिबेट खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई। अब देखिए लिखा है लुईस पाश्चर 1859 के 1859 की बात है, फ्रेंच केमिस्ट थे, entered a contest, एक कॉम्पिटिशन में भाग लिया, स्पॉन्सर्ड बाय द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। इस कॉन्टेस्ट को किया था फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के, टू प्रूव और डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन के। अब देखिए 1859 में एक कॉन्टेस्ट कराया गया, एक प्रतियोगिता कराई गई, और दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट को इन्विटेशन भेजा गया कि आप में से कोई पार्टिसिपेट करेगा। क्या करना है, करने का है भैया, करने का यह है कि तुमको या तो सपोर्ट करना है स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, या इसको खारिज करना है कि भैया ये नॉट प्रूव डेट के, तो आपको प्रूव या डिसप्रूव करना है, ठीक है। तो पाश्चर ने कंपटीशन में भाग लिया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। फ्लास्क से एयर अंदर आ सकती थी, लेकिन वो डस्ट को, माइक्रोब को और जो स्पोर थे उनको रोक लिया करता था नेक उस कट के। तो उन्होंने जो है देखा कि काफी समय तक रखने के बाद ब्रॉथ में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन जब नेक को तोड़ दिया तो सीधा हवा अंदर आई तो जो है ग्रोथ होने लगा। तो इन्होंने फाइनली डिस्कार्ड कर दिया। इन्होंने फाइनली लुईस पाश्चर ने उस अवधारणा को जो कई सौ वर्षों से कॉन्सेप्ट जो बहुत कई सौ वर्षों से प्रेजेंट था, ऑलरेडी हजारों वर्ष हो चुके इस बात को कि जीवन अपने आप बनता है, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है।
और ये इनका एक्चुअल स्वान नेक फ्लास्क है जो लुईस पास्चर ने इस्तेमाल किया। ठीक है ना। और देखो बेटा, जब तक ये ना ये डॉट्स कनेक्ट नहीं, कहानियां कनेक्ट नहीं होंगी तब तक पढ़ कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूं पूरी बायोलॉजी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। एमसीक्यू लगाते रहना, ठीक है। और जितना बताता जो जो मैं क्लास में बोलता हूं ना, सब पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज मैं पास्चर के बारे में बोल रहा हूं, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्वान नेक फ्लास्क क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फ्रांसिस्को रेड्डी क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेंजानी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। तो 1662 में लुईस पास्चर ने ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट किया और रिजेक्ट कर दिया उन्होंने आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इवन फॉर माइक्रोब। उन्होंने कहा कि माइक्रोब भी अपने आप नहीं बन सकते हैं दादा, तो तुम इंसान को अपने आप कैसे बना दोगे, कि बड़े एनिमल को तुम अपने आप कैसे बना दोगे। तो फाइनली उन्होंने जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आइडिया पूरा रिजेक्ट कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए बात खत्म, चैप्टर क्लोज। 19th सेंचुरी का जो एडवांसमेंट था वो ये था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को लेके बड़े डाउट थे। फाइनली जो है इसको लुईस पास्चर ने जो है वो डिस्प्रूव किया। और मजे की बात है, उस जमाने में ही एक साइंटिस्ट हुआ करते थे वॉन हेलमोंट के। अब वॉन हेलमोंट तो कुछ आगे का ही सोचते थे वो। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुमको पता होगा कि जैसे यदि पसीने से भीगी हुई कमीज हो, आपने जो शर्ट पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखा है, आप बाहर कहीं गए, उसमें स्वेटिंग हो गया, पसीना आ गया, आप उस शर्ट को आप मक्का जो था ना, मक्का जो कॉर्न को बता, मक्के का भुट्टा होता है या गेहूं, उसको लपेट दो उसमें। आप पसीने से भीगी हुई शर्ट है, उसमें आप जो है गेहूं को और मक्का को लपेट दो। आप देखना कुछ दिनों के बाद अपने आप से ये देखो चूहा आ जाएगा, अपने आप से चूहा बन जाएगा उसमें। मतलब वॉन हेलमोंट ने बताया कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को यदि आप गेहूं और मक्का के साथ में रख दोगे पैक करके आपस में, तो चूहे अपने आप बन जाएंगे। के इतने बड़े सपोर्टर थे। पास्चर ने बोला भैया माइक्रोब नहीं बन सकता, तुम चूहा कहां से बना रहे हो, और वो भी ऐसा चूहा बना रहे हो जो कि ब्रेक डांस कर रहा है, ठीक है, वो चूहा बना रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, फाइनली इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आज हम जिस लेवल पे, मतलब सारे, अब ये जो जितना बताया मैंने, ये किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ये मैंने बताया रुडोल्फ विर्को की बात को सही सिद्ध करने के लिए। मैंने बताया कि रुडोल्फ विर्को ने फाइनली ये बता दिया था कि ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द सेल थ्योरी। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एनसीईआरटी क्या कहता है सेल थ्योरी को, यदि आज हम समझें कि क्या है सेल थ्योरी, तो हमारे पास दो बातें होंगी, कि दो पॉइंट हमारे पास निकल के आते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, के सभी जीवित जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं, उनके उत्पादों से बने होते हैं। मतलब स्ट्रक्चर की यूनिट सेल है और फंक्शन की यूनिट भी जो है वो सेल है, कि सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग के। और सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से प्रेजेंट उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। अब हम एक सेल का, अब समझ गए बात को, सेल भी समझ गए, सेल थ्योरी भी समझ गए। अब सेल का एक राउंड मारते कि भैया क्या क्या है सेल में के। मतलब अभी हम जा रहे हैं, हम टूर, देखो बेटा, आप जब मेरे साथ जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल हाथ पकड़ के चलना, अपना सामान पैक कर लेना, ठीक है, बैकपैक में पैक करना, और जो है हम निकल पड़ेंगे सेल के सफर में। We will use lots of animations, lots of things कि हम सेल के अंदर झांक कर देखेंगे कि सेल में होता क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भैया आप पूछ रहे हैं, आप इंक्वायरी करने आए कि सर आप तो एक गाइड हैं, हम टूरिस्ट हैं, हमको बताओ क्या क्या दिखाने वाले हो। के तो मैंने आपसे कहा कि एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम सेल का। तो मैंने कहा ए टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। के देखिए, कहने का मतलब यह है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होगी और सेल वॉल से अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। तो भैया मैं सफर के दौरान सबसे पहले तुमको सेल वॉल दिखाऊंगा, फिर मैं तुमको सेल मेम्ब्रेन दिखाऊंगा। ठीक है, एक आइटनरी तय करनी पड़ेगी ना कि भैया घूमने जाना है, इंडिया भारत दर्शन में जाना है, तो पहले कहां जाओगे, मुंबई जाओगे, मुंबई से गोवा गए, गोवा से यहां गए, वहां से वहां गए ना। अरे कभी ना कभी तो सब ठीक होगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह कि मैंने बताया, अब जो यदि हम मैंने कहा कि भैया देखो ऐसा प्लांट सेल का जब रूट लेंगे आप,
सुनो बात करके, मैंने बोला जब आप प्लांट सेल का रूट लोगे मेरे साथ में, तो पहले मैं आपको सेल वॉल देखनी पड़ेगी, फिर सेल मेम्ब्रेन देखनी पड़ेगी, फिर अंदर जाके डिसाइड करेंगे क्या पहले देखना है। और यदि तुम बोलोगे कि भैया एनिमल सेल दिखाओ हमको, केवल हमको नहीं जाना प्लांट सेल में, तो आपको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देखनी पड़ेगी। मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। मतलब द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज दैट द सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। के प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर यह है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, फिर हर सेल में के इनसाइड ईच सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो हर सेल के अंदर आपको जो है एक डेंस ब्राउन न्यूक्लियस देखने मिलेगा, आपको एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने मिलेगा, इसको जिसको हम एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज एक्चुअली द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। पूरी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल का सब कुछ, इवन सेल कब मरेगी, डेथ टाइम ऑफ द सेल डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस कैन प्रोग्राम द सेल टू डेथ। के न्यूक्लियस डिसाइड कर सकता है कि सेल को मरना कब है। ठीक है, और अब प्रश्न उठता है कि ये न्यूक्लियस में है क्या? न्यूक्लियस के अंदर बॉस रहता है, बॉस। ठीक है, समझ गए? बॉस, बॉस बोले तो जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड। जैसे फॉर एग्जांपल कि बायोमेंटर्स का बॉस कौन है? कौन बायोमेंटर्स का बॉस? मैं नहीं हूं। कौन है? यू आर दी बॉस। ठीक है, तो भाई जो है वो बॉस ने कहा कि भैया हमको पढ़ना है ऐसे, हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले, हमको पढ़ना है ऐसे, हमको ये दे दो। तो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करता है। भैया बॉस ने बोला ऐसा करना है, यू आर दी बॉस, बॉस बेबी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, यदि हम रियल सेंस में देखें तो जिसके पास सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो है बॉस। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल में इंफॉर्मेशन होती है और उसी इंफॉर्मेशन पर पूरी सेल रन करती है, पूरी सेल का मेटाबॉलिज्म चलता है उसके अकॉर्डिंग के। और जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ध्यान से बात सुनना, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है देश के बारे में, तो बड़ी सुरक्षा देनी पड़ती है। Z++ सिक्योरिटी होती है, के स्पेशल गार्ड्स लगे होते हैं सिक्योरिटी में, किसके ये आदमी इंपॉर्टेंट है, सूचना है उसके पास में, इंपॉर्टेंट चीजों का एक्सेस है। इवन अवर प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सेस टू द न्यूक्लियर बटन, कि जो न्यूक्लियर वेपन है इंडिया के पास में, उसका बटन प्राइम मिनिस्टर के पास में, कि प्राइम मिनिस्टर बटन को दबा सकते हैं। ही हैज एक्सेस। के प्राइम मिनिस्टर या अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी की बात करें, उनके आंख का कॉर्निया, थंब इंप्रेशन, ब्लड, डेंटल, सब कुछ चेक होकर रिकॉर्ड में रखा जाता है। कहीं कल को ऐसा ना कोई दूसरा आदमी बहुरूपिया, कोई ऐसा जो उनके समान दिखता हो और वो सिस्टम के अंदर आ जाए। भाई बड़े बड़े लेवल की कॉन्स्पिरेसी होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के एवरीथिंग है ना, जो भी देश का सबसे वीआईपी व्यक्ति होगा उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। और वो वीआईपी क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है। ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल के पास इंफॉर्मेशन है। और मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूं, जहां जहां पर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा बेटा, डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है सेल के अंदर। यदि सेल एक दुनिया है तो सेल के अंदर डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसे सुरक्षा दोगे या नहीं दोगे? दोगे। मतलब वेरेवर के यानी एक यूकैरियोटिक सेल में जहां जहां डीएनए प्रेजेंट होगा वहां वहां डबल मेम्ब्रेन देखने मिलेगी। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन है। प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन, दोहरी सुरक्षा है, सुरक्षा का एक्स्ट्रा घेरा लगा हुआ है ना मजे की बात। तो कहने का मतलब ये, हर सेल में आपको जो है वो न्यूक्लियस देखने मिलेगा आपको। फिर दिस न्यूक्लियस कंटेंट्स में क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। ठीक है, सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं, नहीं मैंने कहा ना। अब न्यूक्लियस भी दो तरह का होता है बेटा, प्रो मतलब प्रीमिटिव, यू मतलब एडवांस। के जब भी मैं बोलूंगा प्रोकैरियोटिक सेल तो आपके दिमाग में झट से एक बात आना चाहिए। वो बात ये है कि प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्राचीनतम प्रकार का न्यूक्लियस। और प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। मतलब डीएनए क्रोमोसोम के रूप में अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब आप बोलोगे सर
अभी तो बोला डीएनए इंपॉर्टेंट है, फिर क्यों नहीं है सुरक्षा इसमें? अरे भैया कभी इंपॉर्टेंट, अपने जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं भी तो थे? शुरुआती दौर की बात है ये, शुरुआती दौर में सब जगह रहना पड़ता था आदमी को। तो वही समझ लीजिए आपकी प्रोक्रियोटिक सेल तो भूतकाल है, पहले की व्यवस्था है, बहुत पहले की। वहां पे डीएनए को ही सारा काम देखना पड़ता है। डीएनए जो है वो खुले में ओपनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ चीजें, अब जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके पास तो गिनती के प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन जो बैक्टीरिया की लाइफ की जरूरी है। लेकिन हमारे प्रोटीन है, हमारे नर्व सेल अलग तरीके से काम करता है, लिवर सेल अलग तरीके से काम करता है। तो हमारा जो सेल का न्यूक्लियस है, इट इज हैविंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। व्हेनेवर द डीएनए इज हैविंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, मोर सिक्योरिटी नीडेड। क्लियर? चलिए, तो हम इतना समझ गए कि कोई कंफ्यूजन नहीं दिमाग में कि प्रो का मतलब प्रीमिटिव, केरो का मतलब न्यूक्लियस। प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिस सेल में होगा वो प्रोक्रियोटिक सेल है। यू का मतलब एडवांस या न्यू, और जिसमें एडवांस या न्यू टाइप का न्यूक्लियस होगा वो होगी यूकैरियोटिक सेल होगी वो। क्लियर? ठीक। प्रोक्रियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, उन सभी सेल के अंदर आपको एक कॉमन मीडियम या मैट्रिक्स देखने मिलेगा जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये सेल के अंदर भरा होता है। यानी द मीडियम, सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने के लिए एक मीडियम होता है, और इस मीडियम में वाटर होगा, इसके अंदर प्रोटीनस एंजाइम प्रेजेंट होंगे, और ये होगा साइटोप्लाज्म। के प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, तरल। ठीक है? साइटो मतलब सेल के, सेल के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है एक जाल के समान होता है, सेमी, आप समझ लीजिए कि इट्स लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो वो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं के। और साइटोप्लाज्म जो होता है, इट इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल के। चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोक्रियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी है जीवन के लिए जरूरी, के लाइफ के लिए जरूरी, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होनी है के। तो साइटोप्लाज्म वो जगह होती है जहां पर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑपरेट होती है के। वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट के। सेल को जीवित बनाए रखने के लिए कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें कि एनाबॉलिज्म भी शामिल है, कैटाबॉलिज्म भी शामिल है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी शामिल है उसमें के। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शन, जो भी सेल की जीवन को सपोर्ट करने वाली रिएक्शंस हैं वे सब की सब साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब साइटोप्लाज्म इज द वर्कशॉप जहां पे सारा काम चल रहा होता है। ठीक है? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में आपको दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने मिलेगा, लाइसोसोम देखने मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स के। अब आप बोलोगे सर सबके नाम ले दिए केवल, आपने बताया तो कुछ नहीं। तो मैंने बताया ना, सफर में चलेंगे तो केवल लिस्ट बता रहा हूं। सफर में चलेंगे मैं तो बतला रहा हूं कि भैया यहां से जाएंगे नागपुर, यहां से जाएंगे नासिक, नासिक से जाएंगे यहां पे, कि यहां से जाएंगे अमरावती, अमरावती से जाएंगे इस जगह उस जगह, और फाइनली घूम लेंगे पूरा। तो मैं तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं सफर में क्या क्या सामने आने वाला है। सेल वॉल पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं, प्रोक्रियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखने वाले हैं, प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंस देखने वाले हैं, और अंदर आने के बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, के ठीक, जहां पे डीएनए प्रेजेंट है वो कंपोनेंट देखेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए इनके पास होता है वो देखेंगे हम। फिर हम क्या देखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब आप बोलोगे सर क्या बता रहा है, क्या होता है ये? एंडो मतलब अंदर, बायोलॉजी में एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर के। प्लाज्म मतलब लिक्विड, तरल, बताया। रेटिकुलम मतलब जाल, रेटिकुलम भूलना नहीं बट के। एंडो अंदर, एक्सो बाहर, मीजो बीच में, प्लाज्म लिक्विड तरल, रेटिकुलम जाल के समान। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जाल के समान मेम्ब्रेन से घिरा एक सेल ऑर्गेनल देखने मिल रहा है, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? ठीक, फिर सबके अपने अपने नाम है, सब अपनी अपनी बात खुद कह रहे हैं कि लाइसोसोम, सोम का मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर। वर्ड सोम का मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर। ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो यदि सेल के अंदर फट जाए तो पूरी सेल को वो पचा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर यदि फट जाए तो पूरी सेल को वो डाइजेस्ट कर लेगा, उसे लाइसोसोम कहते हैं। उसे क्लियर? डाइजेशन में रोल प्ले करता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहलाता है। ठीक है?
देन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये थ्रेड लाइक होता है, ठीक है, तो और ये एनर्जी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक। देन माइक्रोबॉडीज हैं, देन वैक्यूल्स, हम आगे बात करेंगे इस पर के। तो कहने का मतलब ये कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई बड़ी व्यवस्था नहीं होती, उसमें न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसमें देखिए ऐसा याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र मेम्ब्रेन केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र मेम्ब्रेन केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब उसके पास एक कमरे का घर है, अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट देखने आपको नहीं मिलते हैं, तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने नहीं मिलता है। और सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन, ऐसा सेल ऑर्गेनल से मेम्ब्रेन नहीं है, वो है राइबोसोम के, सभी सेल में मिलता है राइबोसोम, प्रेजेंट इन ऑल सेल के। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमको देखने मिलता है, और राइबोसोम इसलिए पाया था, वो राइबोसोम इज द प्रोटीन मशीनरी ऑफ द सेल, सेल की प्रोटीन बनाने वाली मशीनें होती हैं वो, ठीक है। स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहा है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर हम जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल का फोटोग्राफ देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें हम आपको दिखाई पड़ रहा है कि बाहर प्ली। अब एक एक चीज देखेंगे हम, प्ली क्या होता है, फ्लैजिला किस तरह के होते हैं, कि कैप्सूल क्या होता है, सेल वॉल किस तरह की होती है, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे बड़े डिटेल में, कुछ चिंता मत कीजिए इसमें। आई एम जस्ट शोइंग यू क्योंकि हम पढ़ने क्या जाने वाले हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं, आपको ये दिखाई पड़ रहा है एनिमल सेल का, आप देख रहे हैं एनिमल सेल, क्या आपको इसमें सेल वॉल दिखाई दे रही है? इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है। अब ये क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, हम अगली इमेज में देखते हैं, कि सेंट्रल वैक्यूल, बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल नहीं है इसके पास में, के। और जो हमें यूनिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे हमको सेंट्रियोल जो है हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है, सेंट्रोसोम हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है, हमको जो प्लांट सेल में नहीं होता है, माइक्रोबिलाई देखने मिल रही है जो प्लांट सेल में नहीं होती है, ठीक है। प्लांट सेल को देखा हमने, प्लांट सेल में बीचों बीच आपको एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल देखने मिल रहा है, जिसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, के सेंट्रल वैक्यूल जिसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में आपको जो है वो क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है, आपको वो भी एनिमल सेल में मिलता है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटोप्लाज्म के धागे होते हैं, साइटोप्लाज्म के प्रोटोप्लाज्म के धागे होते हैं, जो एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट सेल से कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन के तार के समान एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट सेल से कनेक्ट करते हैं। वो प्लाज्मोडेस्माटा भी हमको एनिमल सेल में देखने नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। और प्लांट सेल में आपको क्या देखने नहीं मिलेगा, आपको यहां पे लाइसोसोम जनरली देखने नहीं मिलते हैं, सेंट्रोसोम आपको यहां पर देखने नहीं मिलेगा, आपको माइक्रोविलाई प्लांट सेल में देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये कि हमें कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे जो हमें पढ़ना आगे जाके, ठीक है। अब ओवरव्यू में क्या लिखा, और राइबोसोम्स आर ए नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एंड वेल एज प्रोकैरियोटिक। याद रखिए, राइबोसोम एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूनिवर्सल है, के जो सब जगह के सार्वत्रिक है, हर जगह देखने मिलेगा आपको। राइबोसोम इज ए यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, सब में आपको देखने मिलेगा। और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज मेम्ब्रेनलेस, ये इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, के ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के समान होता है, इस पर कि एमाइनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, ये भी पढ़ेंगे डिटेल में हम, ठीक है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के एंड ऑन द रफ यार्ड के। याद रखिए, राइबोसोम सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी देखने मिलेंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने मिलेंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो जुड़े भी होते हैं। तो हम देखेंगे आगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप क्या होते हैं, स्मूथ ईआर क्या होता है, रफ ईआर क्या होता है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्या साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से अलग होते हैं, ये भी हम देखेंगे हमके। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के लिए, उसको भी हम देखेंगे। तो अभी मैं केवल ओवरव्यू, मैंने आपको बताया ना कि एक टूर प्लान तैयार कर रहे हैं हमके, तो उस टूर प्लान को एनसीईआरटी ने बतलाया कि तुमको ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। एनिमल सेल में एक दूसरा आपको मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल भी देखने मिलेगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं, और सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला सेल ऑर्गेनेल होता है सेंट्रोसोम, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो कुछ सेल्स देखेंगे जो डिफरेंट है, आप समझ लीजिए कि ये जो सेल्स हैं उनके अलग अलग शेप दिखाई पड़ रहे हैं आपको, अलग आपको देख के लग रहा होगा कि भाई यदि सेल एक ईंट के समान है। हमारे घरों में देखिए, आपके एरिया में जो ईंट मिलता होगा ना, मेरे मुंबई में जो ईंट मिलता है, ईंट तो ईंट होता है,
एक फिक्स साइज है उसका, वो ईंट और मेरा यहां का ईंट, ज्यादा कोई फर्क है नहीं उसमें के। तो ब्रिक से यदि सेल्स हमारी बॉडी को बनाने वाली ईंटें हैं तो वो एक समान होना चाहिए, पर अलग अलग क्यों है ये? इसके पीछे बड़े कारण है। मतलब सेल कोई निर्जीव नहीं है, सेल लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही वो है। जैसे आप देखिए हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं डब्ल्यूबीसी के, रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल से डिफरेंट है, ठीक है, क्लियर? जो रेड ब्लड सेल है वो राउंड होती है, बाई कॉनकेव होती है, सिरे पर धसी हुई है, कि हमें डंबल के समान दिखाई पड़ती है, बाई कॉनकेव होती है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल जो होती है वो अमीबॉइड मूवमेंट को शो करती है उठ के। फिर हम देख रहे हैं कि कॉलमनर एपिथेलियम सेल दिखाई पड़ रही है, लॉन्ग और नैरो सेल दिखाई पड़ रही है। आप लीफ के अंदर अपने लीफ मेसोफिल सेल देख रहे हो, आपके ट्रैकिट दिखाई पड़ रहा है आपको, जाइलम, और जाइलम में आपको देखने मिलेगा, आपको जिम्नोस्पर्म के जाइलम में, एंजियोस्पर्म के जाइलम के जो वेस्कुलर बिंडल्स होते हैं उसमें जाइलम में आपको ट्रैकिट देखने मिलेगा, वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व होगा। फिर आप नर्व सेल को देख रहे हो, आप मतलब वैरायटी ऑफ सेल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अलग अलग शेप दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इन शेप का क्या लॉजिक है, क्यों अलग अलग शेप हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मतलब हमको अभी बहुत सारे, देखिए इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी कि आपको ये जानकारियां होना चाहिए चीज के, तो हम कुछ सूचनाओं को उठाते हुए हम आगे की भूमिका भी तैयार कर रहे हैं इनके मॉडल। अब देखिए जो अब इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद निष्कर्ष यह निकला कि एक्चुअली में अब क्या हुआ सेल थ्योरी का, क्या वही 1839 वाली बात का भी अब कहानी अभी भी चल रही है? नहीं, मॉडर्न सेल थ्योरी आज जब आप हायर लेवल में पहुंचेंगे, आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आप ठीक है, आप मान लीजिए रिसर्च में गए, आपने एमबीबीएस किया, आपने एमडी किया फार्माकोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, आप फिजियोलॉजी में के उसका आप रिसर्च में आगे गए के, तो आपको वहां पर जो है एडवांस लेवल का साइंस पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चों ने मुझसे एक चीज पूछी, सर क्या डॉक्टर बनने के बाद हम रिसर्च में जा सकते हैं? बिल्कुल, मेरे कुछ फ्रेंड गए। एमबीबीएस इज ए डिग्री जो आपको इस बात को एस्टैब्लिश कर देगी कि यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एमबीबीएस किया, देन आपने जीआरई निकाला, आपने टॉफेल निकाला आपने, और बाहर की यूनिवर्सिटी में आपने मेडिकल स्ट्रीम में आपने जो है वो पीजी के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने पीएससी किया बायोफिजिक्स में, आपने एमएससी किया बायोफिजिक्स में, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया किसमें, आपने जो है वो सेल लाइफ के ऊपर, ब्रेन सेल के ऊपर, वहां पे अलग अलग कोर्स चलते हैं। जैसे आप देखें सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कैम्ब्रिज हुआ, हार्वर्ड हुआ, बहुत सारे कोर्सेज ये रन करती हैं और बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अप्लाई किया आपने, आपका सिलेक्शन हो गया उसमें। अब आपने क्या किया, आपने बायोफिजिक्स के ऊपर आपने, या आपने जो है वो ह्यूमन बॉडी मैकेनिक्स के ऊपर आपने जो है वो एमएससी किया, देन यू अप्लाइड फॉर पीएचडी। अब आपने क्या किया, आपने जो है एक पर्टिकुलर हिस्सा चुना, आपकी बॉडी के किस हिस्से पर हमको जो है बात करना है, तो आपने जो है वो पीएचडी किया आपने। फिर आप रिसर्च में चले गए यहां पे। अब हो सकता है कि एक दिन आप में से कोई व्यक्ति बोले कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी हार्ट। हमने एक मशीन बनाई छोटी सी, हमने आर्टिफिशियल इतना बड़ा हार्ट भी बनाया, हालांकि आज हार्ट बन चुका है आर्टिफिशियल। एवियोकोर नाम से हार्ट का ब्रांड नेम है, एवियोकोर। वो हार्ट है 3 या 4 साल काम करता है लगाने के बाद, ठीक है। नकली हार्ट है, बैटरी ऑपरेटेड। आपने बोला नहीं, हम तो उससे भी छोटा सा खोज, जैसे कोई डिवाइस खोज लिए, हम क्या करेंगे, हम एरोटा को, वीनस को बीच में वो छलनी लगा, छोटा सा डिवाइस लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, सारा सिस्टम अपने आप चलता रहेगा। आपने कहा कि भैया देयर इज नो रिक्वायरमेंट। आपने कहा कि भाई हमारे पास छोटा सा एक डिवाइस बना लिया हमने, और ये डिवाइस जो है वो आपका लिवर का पूरा काम कर देगा ये, ठीक है। ये चीजें कौन खोजता है? देखो मेरे जैसे डॉक्टर वे तो मरीज का इलाज कर रहे हैं, पेशेंट आया इलाज कर दिया। अभी हम लोग टेलीफोनिकली कर रहे हैं और वीडियो कॉल पे कर रहे हैं। तो अभी क्या, जब हम लोग जो है क्लिनिक खुले थे तो अपने क्लिनिक्स पे हम लोग जो है वो पेशेंट को देखते थे, शाम को देखा, सुबह देखा, ठीक है। इलाज करते करते ओल्ड एज के हो गए, काफी अधिक उम्र हो गई, इलाज ही इलाज कर रहे हैं। पर हमारे पास एक आदमी आता है, बोलता है सर ये मेडिसिन आया नया, ये चीज आया नया, ये डिवाइस नया आया, ये इंसुलिन पंप आ गया, ये मॉडल आ गया, ये इसका सिरिंज आ गया, इससे दर्द मालूम नहीं होगा आदमी को, ठीक है। ये डिवाइस लगा दो आप तो मोबाइल पर उसको शुगर लेवल मालूम चलता रहेगा। ये सब कौन खोजता है? कुछ ऐसे लोग जिन्होंने, तो इसलिए बायोलॉजी डेड एंड नहीं है, बायोलॉजी तो बिगिनिंग है। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं नीट के लिए तो पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन मैं बायोलॉजी आपको ऐसा महसूस करा रहा हूं कि आपको ये कभी लाइफ में लगेगा ही नहीं कि बायोलॉजी लेके गलती की। बायोलॉजी डेड एंड नहीं है, बायोलॉजी के बाद में अपार संभावनाएं खुलती है। लेकिन बात यह है कि हमें लगता है कि जो कॉलेज में सब्जेक्ट अवेलेबल है वही सब कुछ है। आपको पूरी दुनिया टटोलनी पड़ेगी, आपको दुनिया को तलाशना पड़ेगा आपको कि क्या पॉसिबिलिटी कहां प्रेजेंट है, बॉर्डर्स को क्रॉस करना पड़ेगा आपको,
तब आप जब सीमाओं को क्रॉस करेंगे ना, तभी आप क्षितिज पे होंगे, आसमान पर होंगे आप, ठीक है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, अब आप आगे पढ़ेंगे इसको। मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है कि भैया मॉडर्न सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल कहते हैं, और इसमें ये पॉइंट शामिल है, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पॉइंट। पहला पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, के सेल जो है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट कहता है आपसे, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। कुछ सेल, ये सारे फीचर है सेल करके, सेल वो सबसे छोटी इकाई है जिसमें कि जीवन रह सकता है, ठीक है। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से, सेल से बने होते हैं, सभी जीवित जीव कोशिकाओं से या सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग बीइंग वेर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल से बने होते हैं, मतलब वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है लिविंग बीइंग का। फिर ईच सेल कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटोप्लाज्मिक मास कंटेनिंग ए न्यूक्लियस, के हर सेल में एक जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, लिविंग फ्लूइड होता है, जिसमें कि न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। ए सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स वाइटलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, वो कहता है कि हर एक सेल अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, अपना काम खुद कर रही होती है। लिवर सेल डिफरेंट होती है न्यूरॉन से, न्यूरॉन अलग होता है नेफ्रॉन से, किडनी की सेल से, मतलब हर सेल का अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व होता है और अपना काम कर रही होती है। A cell cannot arise de novo, always arise from pre-existing cells. Omnis solely. एक de novo का मतलब अपने आप से, स्पॉन्टेनियस इसका मतलब होता है, डी नोवो मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप से, के तो सेल अपने आप से नहीं बनती है, पहले से प्रेजेंट सेल से बनी होती है, के सभी प्रेजेंट डे सेल जो है उनका एक कॉमन ओरिजिन है, यानी हम सब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जो जीव बना होगा उससे ही पूरी डाइवर्सिटी बनी है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एक्टिविटी उसकी सेल्स के बगैर नहीं हो सकती है, ठीक है। बेसिकली सेल्स आर टोटीपोटेंट, के बेसिकली सेल्स टोटीपोटेंट होती है, मतलब सेल्स के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वे पूरी बॉडी के ना, एक सेल पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल होती है, देखिए जब तक कि वो स्पेशलाइज ना हो जाए। अब हम आगे बात करेंगे कि स्पेशलाइजेशन का टोटीपोटेंसी से क्या संबंध है, डिटेल में देखेंगे आगे। अभी छोड़ दो, अभी इतना समझ रखो कि सेल्स के पास क्षमता होती है कि वो कुछ भी कर सकती है, पूरी बॉडी को बना सकती है, और के जब तक कि वो स्पेशलाइज ना हो, ठीक है। फिर ए सेल कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक सेल में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सभी आवश्यक जानकारी पाई जाती है, कि तो सेल्स के पास पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, ठीक है ना। अब फिर लौट के सेल थ्योरी पे आ गए, तो सेल थ्योरी एक्चुअली है क्या। मैंने कहा आपसे कि सेल थ्योरी इज ए जनरलाइजेशन। अब कई लोग बोलेंगे सर हमारी बुक में दे रखा है हाइपोथेसिस, हमारी बुक में दे रखा है कि थ्योरी, तो नाम में ही थ्योरी लगा हुआ है, तो ये थ्योरी क्यों नहीं है। अरे देखो भाई, सेल थ्योरी को थ्योरी बोला गया है कन्वेंशन के, पर इट इज नॉट ए थ्योरी के, एंड इट इज नॉट ए हाइपोथेसिस आल्सो, इट्स ए जनरलाइजेशन। क्या यानी ये, अब आप बोलोगे सर जनरलाइजेशन क्या होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि कोई चीज को देखने के बाद एक जनरल अप्रोच दे देते, और हाइपोथेसिस जो है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होते हैं के। तो यहां पर शिल्डन और स्वान ने कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उन्होंने बोला कि ऐसा होता होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया जो बाद में सही सिद्ध हुआ, के तो सही आंसर, ये कई बार बहुत पुराना क्वेश्चन है एग्जाम का ये, और कई बुक्स में इसके आंसर गलत दे रखे हैं। एमसीक्यू बुक एक दूसरे की कॉपी होती है इनके। आपने देखा होगा कि मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई भी जो है वो बिल्कुल भी सच बोलता हूं विजय, आपने देखा होगा कि जो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मटेरियल देते हैं उसमें एक आध रेयरली कभी कभी कोई क्वेश्चन का आंसर आगे पीछे रहता है उसमें, कॉपी टाइपिस्ट काम करता है, कभी उसने इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया, के कोशिश करते हैं पूरा चेक करने की, पर कभी कभी क्या होता है कि व्यस्तता के चलते मान लो एक आध पॉइंट मिस कर गया यहाँ पे, तो देर में भी मिस्टेक। लेकिन वो क्वेश्चन आते कहां से, वो सारे पुराने पेपर्स, अच्छी एमसीक्यू बुक्स, उसमें टिक के क्वेश्चन होते हैं, उनको निकाल के इकट्ठा एक जगह पे कंपाइल करते हैं। तो बुकलेट्स के अंदर जितने क्वेश्चन हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एमसीक्यू, ठीक है, इन एग्जाम्स के वो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। तो बुक्स में एक में आंसर गलत था, दूसरे ने कॉपी किया, उसमें गलत चला गया, तीसरे, तो उन आंसर्स को सही करने की जिम्मेदारी किसकी, टीचर की है, स्टूडेंट की है कि वो उसको रेज करे कि ये डाउट सर आपने पढ़ाया ये था लेकिन ये तो आंसर ये आ रहा है। टीचर चेक करेगा, बताएगा भी या तो आपने क्वेश्चन को समझने में गलती की है या आंसर में करेक्शन जरूर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। एंड वी आर वेरी ओपन फॉर अबाउट दिस, कि कोई लगता है कंट्रोवर्सी है तो वी विल रेडी टू करेक्ट दैट आंसर, और आइदर वे वी हैव टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन गलत समझ रहे हो तुम ये। तो
सेल थ्योरी जो है बेसिकली वो एक जनरलाइजेशन है, क्या इसके बहुत सारे एक्सेप्शन के, सेल थ्योरी के बड़े सारे एक्सेप्शन है और इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वायरस के। वायरस जो है वो लिविंग के समान फीचर शो करता है, ये रिप्रोड्यूस भी करता है, इसमें म्यूटेशन भी होता है, अपने आप को इवॉल्व भी करता है और इसमें सेल के समान स्ट्रक्चर भी नहीं होता है के। तो वायरसेस आर द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी का सबसे बड़ा अपवाद जो है वो वायरस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ फंजाई है जैसे म्यूकर है, राइजोपस है। आप बोलोगे सर ये क्यों एक्सेप्शन है? ये बेटा इसलिए एक्सेप्शन है, म्यूकर और राइजोपस की बात करें, ये इसलिए एक्सेप्शन है कि इनके पास क्या मल्टी न्यूक्लिएट अवस्था है कि इनकी जो सेल है, जो इनकी हाइफी बनाने वाली सेल है, ये सेल है इनकी के। अब इस सेल में कई सारे मल्टी न्यूक्लिएट सिस्टम प्रेजेंट है इसमें, ठीक है ना, और ऐसे ही ग्रो कर रही है। तो मतलब यहां पे तो कोई कंपार्टमेंट नहीं है, सिंगल न्यूक्लियस नहीं है, लगातार ग्रो कर रही है वैसे ही। तो जो म्यूकर और राइजोपस होते हैं उसमें बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएट सेल्स में नहीं होती बल्कि मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखने मिलते हैं। तो ये भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। प्रोटोजोआ के अंदर जो है हम कहते हैं कि एक सेल यूनिट होती है काम करने की, पर प्रोटोजोआ में तो सेल के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो सब सेलुलर डिफरेंशिएशन जो है वो हमें प्रोटोजोआ में देखने मिलता है। दैट इज आल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये एक्चुअली ये जो एक्सेप्शन है, वायरस इज द बिगेस्ट एक्सेप्शन। उसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या है? अब आपने कहा था कि जो है सभी सेल्स में न्यूक्लियाई होता है, पर मैमेलियन आरबीसी स्तनधारियों की रेड ब्लड सेल्स में और प्लांट्स की सीप ट्यूब सेल में, प्लांट्स की सीप ट्यूब सेल कहां होती है? फ्लोएम में होती है। फ्लोएम क्या काम करता है? फूड कंडक्शन का काम करता है। फ्लोएम के अंदर सीप ट्यूब सेल होती हैं जो ट्यूब के समान होती हैं, छलनी के समान उनमें एंड प्लेट हमको देखने मिलती है। ये भोजन को फूड के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, लिविंग सेल है। सीप ट्यूब सेल इज ए लिविंग सेल, न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड सेल्स आर लिविंग सेल्स, न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर द लिविंग सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई। फिर आपने कहा कि सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन। हम बोल सकते हैं पर सेल नहीं बोल सकती है। भाई हम बोल सकते हैं, सेल नहीं बोल सकती है। देयर में बी सम फंक्शन जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स कर सकता है पर एक सेल नहीं कर सकता है, ठीक है। हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म कैन इवन शो दोज एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट फाउंड इन देयर सेल्स के। मैन कैन स्पीक बट द सेल्स कैन नॉट स्पीक। क्या भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारी एक सेल बात कर रही है हमसे, ठीक है। तो वो तो कहने का मतलब ये कि सेल थ्योरी में ढूंढने जाओ तो 50 फॉल्ट मिल जाएंगे आपको उसके अंदर, ठीक है ना। क्लियर? तो कुल मिलाकर बात सामने ये आई कि याद रखना कि दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए, सीब ट्यूब सेल और आरबीसी ऑफ मैमल्स में लिविंग सेल होती है पर न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना। दूसरा, वायरसेस आर दी बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ दी सेल थ्योरी, ये याद रखना बेटा। अब ऐसे कौन से फीचर हैं जो सभी सेल्स में आपको देखने मिलेंगे? ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। और आपको बता दूं मैं, इस अकेले लेक्चर से कम 50 एमसीक्यू बनते हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि सर ने कितना बताया। दिस लेक्चर कवर्स अराउंड 50 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यू कवर करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप। सभी सेल्स में क्या फीचर कॉमन होगा? जेनेटिक मटेरियल होता है। सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग लेयर होती है। प्रोटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट बाउंड्री मेम्ब्रेन होती है। सभी सेल्स में लिविंग फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म मिलेगा आपको। सभी सेल्स में आपको जेनेटिक कोड मिलेंगे आपको, मतलब सभी सेल्स में एक समान जेनेटिक कोड होते हैं। जेनेटिक मटेरियल में याद रखिए डीएनए में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो अमाइनो एसिड को आपका डीएनए कोड करता है उसी को बैक्टीरिया का डीएनए भी कोड करता है। मतलब यह है कि जो जेनेटिक कोड है उसके सीक्वेंस में अंतर हो सकता है लेकिन वो कोड सेम है। मतलब ए को आप ए बोलोगे अमेरिका के अंदर भी, ए को आप ए बोलोगे इंग्लैंड के अंदर भी, ए को आप ए बोलोगे इंडिया के अंदर भी। तीन डिफरेंट कंट्री हैं पर ए का मतलब तो ए ही है। यही लैंग्वेज है न्यूक्लिक सेल के अंदर की जेनेटिक कोड सेम है, ठीक है। फिर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उसका मेथड जो है वो भी सब सेल के अंदर सेम होता है, ठीक। सभी सेल में जो एरोबिक रेस्पिरेशन का तरीका है कि कैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, कैसे जो है क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है, वो तरीका भी सेम है। सभी सेल्स में जो है वो डीएनए जेनेटिक कंटिन्यूटी को शो करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, अगली पीढ़ी को तैयार करता है। तो
कहने का मतलब तो बहुत सारी बातें यहां पे आ गई हैं, बहुत सारे फीचर हो गए जो सभी सेल्स में हमें कॉमन देखने मिलते हैं हमको यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे कहानी आज की खत्म होती है। आज की कहानी में, स्टोरी में हमने बहुत कुछ देखा और हमने कहा कि एक रास्ता तैयार कर लिया कि बॉस चलना तो है टूर पे, बैग पैक कर लीजिए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया घूमेंगे, पूरा घूमेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये मेम्ब्रेन में दिखता है, ये यहां दिखता है अटके, और बिल्कुल जो मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसे इमेजिन करने के लिए तैयार रहना आपके, क्योंकि ऐसा है। आप यदि पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये आदमी क्या बोलता रहता है, ठीक है। तो भैया ऐसा है, ये पार्क नहीं घूमते फिरते यहां आ गए बीच में से ज्वाइन कर लटके, ये एक सिंसियर क्लास है और मजबूरी है कि हम यूट्यूब पर हैं, ठीक है, ताकि सबको सब अप्रोच कर सके हम, इसलिए इसको क्लास रहने दो, ठीक है। एंड मैं देखा कई बच्चे जो है वो अलग अलग चैनल से कंपेयर करें, तो बेटा मत कंपेयर करो, वो बहुत अच्छे चैनल है सारे, ठीक है, दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर वेरी गुड, क्या ना, वी आर नॉट दैट मच ग्रेट, क्या हम उतने महान नहीं है, उतने बड़े नहीं है, उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात है, हम परिवार हैं, ठीक है, वो परिवार में कंपैरिजन नहीं होता है, परिवार में प्रेम होता है, भरोसा होता है और जीत होती है। ऑल द बेस्ट।